सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग आज की जो क्लास में करेंगे जो क्वेश्चंस यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स से। ठीक है ना? किससे करेंगे? तो इंडियन पॉलिटिक्स से हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? और यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। यदि इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस आएगा तो आपको इस जितना भी क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में कराऊंगा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस सीनियर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सबसे यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चंस जो इंडियन पॉलिटिक्स के पूछे जाएगा तो छूटे ना आपसे। ठीक है ना बच्चों? तो आप सबको पता हो कि जो क्लास है सीनेट और सीपेट के जो 2026 के लिए जो भी बच्चों प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए आपके बेहतरीन आपका एमसीक्यू क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बायोलॉजी का कंप्लीट जो है करा चुका हूँ टेस्ट सीरीज, जिसमें से जो भी बच्चों अभी तक बायोलॉजी का एमसीक्यू या पीवाईक्यू नहीं लगाए होंगे तो आप जाइए मेरे क्लास में, और आपको हर एक टॉपिक पे हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो कि आपके सीनेट और सीपेट एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है ना? तो आप सबको पता हो कि मैं भी एक नर्स हूँ और मैं भी सीनेट एग्जाम क्रैक करके मैं भी एक नर्स बना हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो इसीलिए आप सब अच्छे से कर लीजिए और मेरा उम्मीद रहेगा कि आप सबको अच्छे से आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है ना? ये जो क्लास है आपका, आप सबको पता होना चाहिए, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है ना? ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो अपना आज ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम सेक्शंस में डिवीजन कर दिया हूँ कि आपका हर एक सेक्शंस में हर टाइप्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस सेक्शंस में आपका सेक्शन नंबर 1 है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बेसिक्स। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। बताइए, यानी कि जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है इसका फादर का नाम आपको बताना है। यानी कि जो मेरा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसका फादर्स का नाम क्या है। इसके फादर्स का नाम हम लोग बोल सकते हैं कि इसके फादर्स का नाम है महात्मा गांधी नाम है, या हम बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इसके फादर्स का नाम है जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना? ये B.R. अम्बेडकर या आपका भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। B.R. का फुल फॉर्म होता है भीमराव अम्बेडकर। डी ऑप्शन है मेरा राजेंद्र प्रसाद। तो आप सब बताइए कि जो हमारे इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फादर हम लोग किसको कहते हैं। बताइए किसको कहते हैं? जो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है इसका फादर हम लोग किसको कहते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका फादर हम लोग भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर की कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर जी। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, केम इनटू फोर्स ऑन कब आया। बताइए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये केम इनटू फोर्स ऑन, बताइए इसका आंसर बताइए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया। 15 अगस्त 1947 को। बताइए, 15 अगस्त 1947 को आया है, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया था। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबको पता होगा कि जो हमारा संविधान कब लागू हुआ था, कब मेरा संविधान हुआ था। तो आपको सबको पता 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था क्या हुआ था, बताओ बताओ, पता है ना आप सभी को? हाँ, 1950 को मेरा संविधान बन के पूरा प्रिपेयर हो गया था और हमारे देश में ये लागू हुआ था। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यानी कि 20 का राइट आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया था हमारे इंडिया में। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रीएम्बल्स स्टार्ट विथ। प्रीएम्बल स्टार्ट विथ, यानी कि जो प्रीएम्बल है वो किसके साथ स्टार्ट हुआ है। बताइए, प्रीएम्बल स्टार्ट विथ, जो हमारा प्रीएम्बल है वो किसके साथ स्टार्ट होता है या हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी
द पीपल, यानी कि जो पीपल के साथ इंडियन इज सोवेरियंस या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या जस्टिस फॉर ऑल। तो बताइए कि जो हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट विथ, यानी कि जो प्रीएम्बल है वो किसके साथ स्टार्ट हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो मेरा प्रीएम्बल है वो किसके साथ स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारा हम लोग यानी कि हम लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, यानी कि पीपल के साथ वो स्टार्ट हुआ था, विद द पीपल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद द पीपल। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर सभी को? और ये क्वेश्चंस आपको कर ही लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप सबको कर लेना है। अगला क्वेश्चंस है कि इंडिया इज बताइए इंडिया क्या है? इंडिया एक क्या है? इंडिया एक है, बताइए इंडिया क्या है? इंडिया एक फेडरल स्टेट है, या इंडिया एक यूनिटरी स्टेट है, या फेडरल विथ यूनिटरी बाइस हम बोल सकते हैं, या कॉन्फेडरल स्टेट है? बताइए हमारा इंडिया क्या है? तो बच्चों हमारा जो इंडिया है ना वो कैसा स्टेट है? यानी कि फेडरल विथ यूनिटरी बाइस, यानी कि दोनों के साथ, यानी कि फेडरी और यूनिटरी बाइस स्टेट हमारा इंडिया है। ठीक है ना? इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसीलिए आप सबको अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इसमें बताना है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में कितने नंबर हैं। जो फंडामेंटल्स जो राइट दिया है वो फंडामेंटल राइट्स में कितने नंबर हैं? बताइए फंडामेंटल राइट्स में कितने नंबर दिया गया है? तो बच्चों जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसमें आपका 6 नंबर दिया गया है। कितना दिया गया है? 6 नंबर आपको फंडामेंटल राइट में दिया गया है। ठीक है ना? 6 नंबर जो है ना आपको फंडामेंटल राइट में दिया गया है। ठीक है ना? जो हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है इसमें कितने नंबर है? तो 6 नंबर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में है, 6। ठीक है ना? 6 नंबर फंडामेंटल राइट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेक्शन 2 में कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। ठीक है ना? इसमें कह रहा है कि द राइट टू इक्वलिटी यूज अंडर, बताइए यानी कि जो राइट टू इक्वालिटी इज अंडर आर्टिकल्स, जो राइट है, ठीक है ना, जो राइट है इक्वालिटी इन अंडर आर्टिकल्स, यानी कि जो हमारा इस फंडामेंटल राइट्स में जो भी हमारा आर्टिकल्स हैं उसके अंदर में कितना राइट है फंडामेंटल राइट्स? बताइए जो राइट्स ऑफ इक्वालिटी इन अंडर आर्टिकल्स, यानी कि इन आर्टिकल्स में कितना फंडामेंटल राइट्स बताया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि 12 से 18 हैं, या 19 से 22 हैं, या 23 से 24 है, 25 से 28 हैं। तो देखिए जो हमारा राइट्स हैं जो फंडामेंटल आर्टिकल्स में जो इक्वालिटी दिया गया है राइट्स, वो कितना राइट्स है बच्चों? तो मेरा राइट्स जो है आपका 12 से लेकर के 18 हो है। ठीक है ना? कितना है? 12 से 18 राइट है जो हमारा फंडामेंटल में इक्वालिटी एक आर्टिकल्स के अंदर लिया गया है। राइट? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एब्लो एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। बताइए बताइए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स कौन सा आर्टिकल्स में दिया गया है? एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल्स 15 में है, या आर्टिकल्स 16 में है, या आर्टिकल 17 में, आर्टिकल्स 18 में है? तो बताइए कि जो एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो किस आर्टिकल्स में दिया गया है? तो देखिए जो आपका जो ये आर्टिकल्स जो है ना ये आपका आर्टिकल्स नंबर 70 में दिया गया है कि एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? 7 नंबर आर्टिकल, सॉरी 70 नंबर आर्टिकल्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अंडर, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अंडर। तो इसमें आपको बताना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दिया है वो किस आर्टिकल्स के अंदर में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल्स के अंदर में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स नंबर 19 है, या आर्टिकल्स नंबर 20 है, या आर्टिकल्स नंबर 21 है, या आर्टिकल्स नंबर 22 है। तो बताइए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो किस आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो जो है हमारा आर्टिकल्स नंबर 19 के अंदर में वो बताया गया है, ठीक है ना। कितने में बताया गया है, तो आर्टिकल्स नंबर 19 के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच वो बताया गया है, इसके अंदर में रखा गया है, बोल सकते हैं बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइट ऑफ एजुकेशन टू, राइट टू एजुकेशन यानी बताइए कि राइट टू एजुकेशन इज, यानी कि जो एजुकेशन का राइट क्या है, राइट एजुकेशन इज, बताइए राइट एजुकेशन क्या है। राइट टू एजुकेशन इज लीगल राइट्स, क्या हम बोल सकते हैं ये लीगल राइट्स हैं, या फंडामेंटल राइट्स है, या पॉलिटिकल राइट्स है, या नेचुरल राइट्स है। तो बताइए कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन इज, तो हमारा राइट टू एजुकेशन जो इज क्या होता है, राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, यानी कि जो भी हमारा राइट टू एजुकेशन इज वो क्या है आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटी एड बाय, फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एड किस में किया गया है, तो 42 यानी कि 42 एंड अमेंडेंट, ठीक है ना, 42 अमेंडेंट में, या 44 अमेंडेंट में, या 52 अमेंडेंट में, या 73 थर्ड अमेंडेंट में, बताइए किस में किया गया है, बताइए किस में किया गया फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय। तो देखिए बच्चों जो फंडामेंटल ड्यूटी जो एडेड किया गया है ना, ये आपका है किस में है, तो 42 सेकेंड अमेंडेंट में किया गया है, किस में किया गया है 42 सेकेंड अमेंडेंट में वो आपका एडेड किया गया है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से, पॉलिटिकल से, इंडियन पॉलिटिकल से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चंस रहेगा बहुत इजी, लेकिन इसी क्वेश्चंस को इतना घुमा देता है ना कि आप, जो बच्चे समझदार होते हैं, जो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होता है, जो अच्छे से क्वेश्चंस लगाए रहते हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो नहीं लगाते क्वेश्चन उसको दिक्कत आता है, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, उसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है आपका बूस्ट होता है, ठीक है ना। और जैसे आपका क्वेश्चंस बनने लगता है ना तो आपको मजा आता है कि भाई मैं कुछ पढ़ा हूँ और मुझे से क्वेश्चंस बन रहा है, तो ये होता है एक, ठीक है ना, मोटिवेट मिलता है इससे। सेक्शन नंबर तीसरा में क्या गया है, यानी कि सेक्शन नंबर थर्ड में है पार्लियामेंट ऑफ एक्सक्यूटिव, ठीक है ना, पार्लियामेंट एक्सक्यूटिव। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट का, ठीक है ना, सबसे नीचे का हाउस का बताना, बताओ जो पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस क्या होता है। इसका लोअर हाउस हम बोल सकते हैं कि ये राज्यसभा होता है, या लोअर हाउस लोकसभा होता है, या विधानसभा होता है, या काउंसिल्स होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस जो होता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट का जो सबसे लोअर हाउस होता है ये आपका होता है लोकसभा होता है। कौन होता है बच्चों, लोकसभा के आपका पार्लियामेंट का सबसे लोअर हाउस है, यानी कि सबसे नीचे का क्या है, ये आपका स्टेप है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट इज, सॉरी, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, बताइए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो किसके, ठीक है ना, किसके थ्रू वे इलेक्टेड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पीपल के थ्रू इलेक्टेड होता है, या पार्लियामेंट ओनली, या इलेक्ट्रोल कॉलेज, या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होता है। बताइए कि जो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड किसके द्वारा वो इलेक्टेड होता है। तो सबको पता होगा कि जो वो इलेक्ट्रेट होता है ना प्रेसिडेंट, ये आपका होता है किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोल कॉलेज, यानी कि जो
इलेक्ट्रोल और कॉलेज है उसके थ्रू क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रेट होता है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रियल एक्सिक्यूटिव पावर लाई विथ, जो रियल एक्सिक्यूटिव पावर है वो किसके साथ वो क्या होते हैं, लाई होता है, बताइए। यानी कि जो रियल एक्सिक्यूटिव पावर है वो किसके साथ लाई होता है, जुड़ता है, बताइए किसके साथ जुड़ता है, किसके साथ वो लाई होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट के साथ वो होता है, या प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, या गवर्नर के साथ होता है, या चीफ जस्टिस के साथ होता है। तो जो हमारा रियल एक्सिक्यूटिव पार्लियामेंट है वो जो लाई हो रहा है किसके साथ हो रहा है, बताओ। तो ये किसके साथ हो रहा है लाई, वो आपका हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है। ठीक है ना, किसके साथ हो रहा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है, आपका लाई हो रहा है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो सीट हम बोल सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी कि जो लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, बताइए। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 545 या 552 या 500 या 530। तो बताइए कि जो लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना होता है। तो बच्चों जो लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो आपका कितना होता है, 552, यानी कि 552 होता है आपका किसका, तो ये होता है आपका लोकसभा का। ठीक है ना, लोकसभा का ये आपका स्ट्रेंथ होता है, कितना होता है, तो 552 होता है। ठीक है ना। अगला कि राज्यसभा इज अ, राज्यसभा क्या है, बताइए राज्यसभा क्या है। अभी मैंने बताया, जो अच्छे से सुना होगा उसका आंसर दे सकते हैं। राज्यसभा क्या है, बताइए। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, या टेम्पोररी हाउस है, या जुडिकल्स जुडिशियल बॉडी है, या एक्सिक्यूटिव बॉडी है। बताइए कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, जो भी यहाँ पे अपना मीटिंग होता है, जो भी इसका जिसका राज्य में एक राज्य में होता है। ठीक है ना, इसके अपना ये पॉलिटिकल्स में चला गया, बट हमको यहाँ पे नहीं जाना है। बताइए राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा एक क्या है, परमानेंट हाउस है। ठीक है ना, एक ये परमानेंट हाउस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपका है जुडिशरी से। ठीक है ना, सेक्शन 4 से क्वेश्चन कह रहा है कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, बताइए। जो हमारा इंडिया का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, इस कोर्ट का नाम बताना आपको। बताइए कि जो हमारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट का नाम बताइए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या सेशंस कोर्ट, बताइए। बताइए कौन सा कोर्ट है जो हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आता है या है। तो आप सबको पता होगा कि जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में होता है वो आपका है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है जो हमारा इंडिया का है। ठीक है ना, इंडिया का है हाईएस्ट कोर्ट। अगला है जुडिशियल रिव्यू मीन्स, जो जुडिशियल जो रिव्यू का मतलब क्या होता है, बताइए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है लॉ मेकिंग, या लॉ एक्सक्यूशंस, या लॉ चेकिंग, या लॉ अमेंडेंट्स। बताइए कि जुडिशियल्स का मतलब क्या होता है। जुडिशियल्स का जो रिव्यू होता है उसका मतलब क्या होता है। जो जुडिशियल का जो रिव्यू होता है ना उसका मतलब जो होता है ना वो बच्चों आपका उसका मतलब होता है चेकिंग, यानी कि लॉ को चेक करना। ठीक है, चेकिंग लॉ क्या होता है, चेकिंग लॉ। ये हमारा जुडिशियल का ये क्या है, रिव्यू का बताया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो किससे अपॉइंटेड हैं, या इसको कौन अपॉइंटेड करते हैं, किसके थ्रू अपॉइंटेड हैं, बताइए। जो चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय, किसके थ्रू अपॉइंटेड होता है, पीएम के थ्रू अपॉइंटेड होता है, या प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, या पार्लियामेंट के थ्रू होता है, या गवर्नर के थ्रू ये अपॉइंटेड होता है, कौन होता है, तो चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस जो है, जो अपॉइंटमेंट जो होता है ना, वो किसके थ्रू होता है बताओ, ये जो आपका होता है प्रेसिडेंट के थ्रू ये आपका अपॉइंटेड होता है, ठीक है ना, अपॉइंटेड, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के थ्रू ये क्या होता है आपका, ये अपॉइंटेड होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेंस PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंस रिलेटेड टू, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंस है वो किस से रिलेटेड है, बताइए। जो पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेंस है वो किस से रिलेटेड है, बताइए वो किस से रिलेटेड है। प्राइवेट डिस्प्यूट से वो रिलेटेड है, बोल सकते हैं ये प्राइवेट डिस्प्यूट से रिलेटेड है, या पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, या क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, या टैक्स मैटर से वो रिलेटेड है। बताइए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिगेशंस है वो किस से रिलेटेड है। तो जो बच्चों जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है ना, वो आपका पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पब्लिक से ही रिलेटेड है ना, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिसरी इंश्योर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इंश्योर, बताइए जुडिशरी इंश्योर, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इंश्योर। फर्स्ट ऑप्शन इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ऑल ऑफ दी एबोव, बताइए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये इक्वालिटी भी होता है, ठीक है ना, ये जस्टिस भी होता है, फ्रीडम भी होता है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबोव हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहते हैं, बताइए पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहते हैं। ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी से, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कि पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का फादर हम लोग प्लेटो को कहते हैं, या एरिस्टोटल को कहते हैं, या हम लोग हॉबीज को कहते हैं, या लोक को कहते हैं। तो बताइए कि जो पॉलिटिक्स का फादर हम लोग किसको बोलते हैं, बताइए। तो बच्चों पॉलिटिक्स का जो फादर हम लोग बोलते हैं किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं, बताइए एरिस्टोटल को बोलते हैं पॉलिटिक्स का फादर। एरिस्टोटल को हम लोग पॉलिटिक्स का फादर बोलते हैं, बट इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लेना है, ठीक है ना, इसको आपको चेक कर लेना इस क्वेश्चन को एक बार। अगला क्वेश्चन से आपका कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो थ्योरी किसने दिया है, बताइए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दिया है, तो मैं मार्क्स ने दिया है, या बताए रोज यू ने दिया है, या लेनिन ने दिया है, या आपका गांधी जी ने दिया है, बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसके थ्रू दिया गया है। तो ये जो मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, वो आपका रॉ सीएस के थ्रू दिया गया, किसके थ्रू दिया गया है, तो रॉ सीएस, ठीक है ना, रॉ सीयूस, कैसे कैसे नाम है भाई। अगला क्वेश्चन से आपका कि ऑथर ऑफ द प्रिंस, जो ऑथर कौन है, प्रिंस का ऑथर कौन है, ऑथर ऑफ द प्रिंस, यानी कि प्रिंस का ऑथर कौन है, प्लेटो है, या मैकियावेलिया है, या मार्क्स है, या हॉबेस है, बताइए ऑथर्स और प्रिंस, प्रिंस का ऑथर्स कौन है, प्रिंस का ऑथर कौन है। तो प्रिंस का जो ऑथर है ना वो आपका है मैक हैविली, मैक हियावेली है, ठीक है ना, मैक हियावेली जो है आपका प्रिंस का ऑथर कहा गया है।
अगला क्वेश्चन से है कि डेमोक्रेसी मीन्स, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बताइए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ किंग होता है, या रूल ऑफ पीपल होता है, या रूल ऑफ आर्मी, या रूल ऑफ लॉ। तो बताना आप सभी को कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है ना, ये आपका होता है रूल ऑफ पीपल, यानी कि जो भी हम रूल अप्लाई कर रहे हैं लोगों पे, वो किसके अंदर आता है? डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी होता है, ठीक है ना। जो भी रूल हम लोग पीपल पे अप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रूल है, ठीक है ना। तो ये सब रूल किस में आता है? आपका डेमोक्रेसी में आता है, ठीक है ना। रूल ऑफ पीपल किस में होता है? आपका डेमोक्रेसी, यानी कि रूल मीन्स मतलब वही होता है, सेम ही बात है। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिज्म रिलेटेड टू, ये जो कम्युनिज्म है वो किससे रिलेटेड है, बताओ। कम्युनिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है? तो हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी है, या लिबर्टी है, या प्रॉपर्टी है, या रिलीजन है। बताइए कि जो कम्युनिज्म है वो किससे रिलेटेड है। तो जो मेरा कम्युनिज्म है वो आपका, इसका मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि हर एक पीपल को इक्वालिटी के थ्रू हमको देखना है, हर चीज करना है, व्यवहार करना है, ठीक है ना। तो कम्युनिज्म जो रिलेटेड है आपका इक्वालिटी से, वो रिलेटेड है, ठीक है ना। ये भी किसी भी प्रकार का जो भी जाति पाता उसमें वो नहीं बिलीव करता, वो इक्वालिटी सब पे बिलीव करते हैं, जो इक्वल समझता है, इसका मतलब, ठीक है ना। ये आपका लास्ट जो है 6 इलेक्शंस गवर्नेंस, ठीक है ना। गवर्नेंस यानी कि इलेक्शंस गवर्नेंस ये क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इलेक्शंस कमीशन इज, बताइए इलेक्शंस कमीशन क्या है? इलेक्शंस कमीशन एक क्या है? इलेक्शन कमीशन एक क्या है? तो हम बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या लीगल बॉडी है, या प्राइवेट बॉडी है, या एडवाइजरी बॉडी है। तो इलेक्शन कमिश्नर बताइए क्या है एक। तो बच्चों इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। किस प्रकार का होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होता है हमारा इलेक्शन कमीशन को हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार के, क्या बोल सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग इलेक्शन कमीशन को हम लोग बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोटिंग एज इन इंडिया, यानी कि जो हमारा इंडिया में वोट देने की एज कितना है? वोट समझना, मतदाता। तो मतदाता देने की एज कितना होता है हमारे इंडिया में, बताइए कितना है? 21 साल, 18 साल, 25 साल, या 30 साल? कितना एज है? तो सबको पता होगा कि जो 18 साल है वो क्या है आपका, बताओ क्या, ये आपका वोटिंग का एज है। यानी कि 18 साल का आप हो गए, आप वोट देने के लिए तैयार हैं, और अपना सरकार बनाने के लिए। सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज इंट्रोड्यूस बाय, पंचायती राज पंचायती राज इंट्रोड्यूस बाय। तो 42 अमेंडमेंट, या 44 अमेंडमेंट, या 73 अमेंडमेंट, या फोर्थ, यानी कि 74 अमेंडमेंट। बताइए कि जो पंचायती राज इंट्रोड्यूस बाय, जो पंचायती राज इंट्रोड्यूस बाय किस अमेंडमेंट के थ्रू, वो किस अमेंडमेंट वो इंट्रोड्यूस किया जाए, और किसके थ्रू वो दिया था, बताइए बाय। जो हमारा पंचायती राज जो इंट्रोड्यूस जो दिया है ना, वो किसके थ्रू दिया है? अबेंडेड बाय, किस में दिया है, किसके थ्रू दिया है? तो 73 अमेंडमेंट में है, ठीक है ना। किस में है? 73 अमेंडमेंट में। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि म्यूनिसी मुन्सिपैलिटीज एड बाय, मुंसी मुन्सिपालिटीज एड बाय, मुन्सिपैलिटीज जो है वो किस में एड है? म्यूनिसिपैलिटीज एड किस में एड है? 23 में, 424 में, बताओ किस में एड है, या 42 में, या 44 में? तो आप सबको पता होगा कि जो म्यूनिसिपैलिटीज जो एड है ये आपका 74 में एड है। किस में एड है? वो आपका 74 में इसको एड किया गया है, ठीक है ना। किस में किया गया है? तो 74 में इसको एड किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई ड्यूरिंग, यानी कि जो मॉडल कोड जो होता है वो अप्लाई ड्यूरिंग, किस समय आपका मॉडल कोड को वो अप्लाई करते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई ड्यूरिंग, बताइए मॉडल कोड को कब कंडक्ट करते हैं, या कब अप्लाई करते हैं, किस दौरान करते हैं? पार्लियामेंट में करते हैं हम लोग बोल सकते हैं, या इलेक्शंस में करते हैं, या बगस्ट में करते हैं, या इमरजेंसी में यूज करते हैं,
किसका? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई ड्यूरिंग। बताइए किसमें हम लोग मॉडल कंडक्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? हम वेट कर सकते हैं 1 मिनट, बताइए बताइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई ड्यूरिंग, मॉडल कोड कब हम लोग अप्लाई करते हैं, किस समय अप्लाई करते हैं, किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, बताइए। तो सबको पता हो कि जब इलेक्शंस का समय आता है ना, उस समय न्यू न्यू हर प्रकार का न्यू न्यू मतलब न्यू न्यू टैक्स का क्या होता है, कानून आता है न्यू न्यू टैक्स। जैसे बिहार में 10,000 रुपया दिया, फिर अपना सारा पैसा उछल लेगा, ठीक है ना। तो ये कब देखने को मिलेगा? इलेक्शन के समय में जनते लोगों को देने के काम कर रहे हैं, यानी कि जो मॉडल जो कोड है वो अप्लाई करते हैं, यानी कि ठीक है ना, इलेक्शंस के समय में। तो फाइनली जो है आपका आज इंडियन पॉलिटिक्स के जितना भी क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटिक्स से जितना क्वेश्चन आपको आना था, जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, ठीक है ना, तो आपको ये सारा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। यदि क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यही होगा कि क्वेश्चन को घुमा देगा, आगे पीछे कर देगा, लेकिन आपको सही से इसको लगाना है, ढंग से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई ये क्वेश्चन हाँ ही नहीं, बट ये क्वेश्चन रहता है, बट यही है कि क्वेश्चन को घुमा दिया रहता है। तो आप सबसे उम्मीद है यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से लगा के आइएगा। तो किसी को दिक्कत होगा किसी भी प्रकार का तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात की, एक बात और है कि जो भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे आप यूपी का हो, चाहे आप बिहार का हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको हर एक स्टेट का यहाँ पे मैं नर्सिंग का क्वेश्चन, ठीक है ना, हर टाइप का क्वेश्चन, नर्सिंग का हो या आपका बिहार बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो या आप राजस्थान का किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे यही क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को, वही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। तो सबसे मेन बात तो मेरा साइंस में तो सटीक रहता है क्वेश्चंस, क्योंकि एक भी क्वेश्चंस ये नहीं कि आपका वेस्ट है, हर एक क्वेश्चंस आपको साइंस में यहीं से देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, फिर से एक बार करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे एक क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि इसमें हार्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में है ना, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए।